वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने खिलजी वंश की जानकारी ली थी और खिलजी वंश के बारे में हमने राजाओं को देखा था, जिसका प्रमुख राजा अलाउद्दीन खिलजी था। आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसके बारे में? तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश में मैंने कल आपको बताया था कि खिलजी वंश के अंतिम राजा खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है एक अपने ही नाम से नए वंश की स्थापना की, जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल का तुगलक वंश जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है कि 1 मिनट मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। पीएससी का पूछा गया ये क्वेश्चन है, तुगलक गाजी के नाम से कौन सा दिल्ली सल्तनत में बैठा था शासक? उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तो ये पॉइंट सबसे पहले आप नोट करेंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट आता है कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसका अर्थ ये है कि अलाउद्दीन ने जो अमीरों से भूमि ली थी अपने शासनकाल में, उस भूमि को अलाउद्दीन ने ले लिया था, परंतु गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल के दौरान उन अमीरों की भूमि को वापस लौटा दिया। अगला पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है कि इसने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था, यानी कि नहर निर्माण सबसे पहले किसने प्रारंभ करवाया है? तो आपको ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। यह नगर रोमन शैली में निर्मित था और इसी में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ, जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी पर यह 56 कोट स्थित है। आप चाहे तो नेट में सर्च करके इसकी इमेज देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। इसी के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम जूना खां था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु या कह सकते हैं हत्या इसी के बेटे ने करवा दी। पॉइंट में लिखा हुआ है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि यह मध्यकालीन में सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अब आप कहेंगे क्या योग्य होना ही इसकी असफलता का कारण है? बिल्कुल, इसका योग्य होना ही, इतिहासकारों का ऐसा कथन है कि इसका सर्वाधिक योग्य होना ही इसकी असफलताओं का कारण। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु इसे कहा गया। कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस सुल्तान को पागल या स्वप्नशील या रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंचाई विभाग के नाम से किसे जाना जाता है या किसने अमीर कोही विभाग की स्थापना की? तो ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये एक सिंचाई विभाग था। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी कौन सी 4 योजनाएं लागू की जिसकी वजह से ये असफल रहा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि। गंगा और यमुना के जो क्षेत्र थे उनके बीच का क्षेत्र जहाँ पे कृषि कार्य अच्छा होता था, वहीं पे इसने अमीर कोही विभाग की स्थापना करवाई और वहाँ पे टैक्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जैसे ही टैक्स बढ़ाते हैं कंडीशन ऐसी बनी कि अगले 4 से 5 सालों तक सूखा पड़ गया और अमीर कोही विभाग के अधिकारी ज़बरदस्ती जो है
जनता से टैक्स लेने लगे। इससे इसकी ये योजना फेल हो गई, जनता नाखुश हो गई और राजा के प्रति उनके मन में उपेक्षा प्रकट हो गई। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। कहा जाता है कि इसने दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी का जो स्थान था, वहाँ पे अपनी राजधानी परिवर्तित की। इसकी यह योजना भी असफल मानी जाती है। ये दक्षिण भारत गया था, दक्षिण भारत के राजाओं से पैसे वगैरह लेने के लिए, परंतु वहाँ के राजा ने स्वयं को देखा जाए तो अयोग्य यानी कि कंगाल घोषित कर दिया, जिससे इसकी दूसरी योजना भी फेल हो गई। तीसरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन। सांकेतिक मुद्रा में देखिए, इसने डिसीजन बहुत सही लिया था। वर्तमान में हम इसे डीमोनेटाइजेशन कह सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेते समय इसने जो सिक्कों की धातुएं थी, उन धातुओं को थोड़ा सा अलग तरीके से ना बनवा के तांबे और पीतल के बनवा दिया और कांसे के। अब चूंकि तांबे, पीतल, कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी से हो रहा, तो लोगों ने घर में ही टकसाले खोल लिए और सिक्के ढालने लगे। इससे इसकी तीसरी योजना भी क्या हो गई, फेल हो गई। खुरासान एवं कराची अभियान। देखिए, खुरासान एवं कराची अभियान में ये था कि इसने पहले तो अपनी 3 लाख की सेना को बुलाया और 6 महीने की एडवांस सैलरी उनको दे दी। अब उस समय पे ये था कि जो धन प्राप्त होता था वो लूट मार से प्राप्त होता था, लेकिन यदि कोई राजा जो है सरेंडर कर दे तो उस पर आप लूट मार नहीं कर सकते, केवल टैक्स ले सकते हैं। तो जैसे ही अपनी इसने सेना को भेजा तो सेना के सामने जो है राजाओं ने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो लूटपाट से मिलने वाला धन इसका फेल हो गया और इस प्रकार से लूटपाट से धन नहीं मिल पाया, लूटपाट नहीं कर पाए और इसकी 3.5 लाख की सेना जो थी वो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी में शीतलहर में फंस गई, जिसमें से मात्र 3 लोग जीवित बच कर के आए। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय इसको रक्त पिपासु की संज्ञा दी गई थी। इसकी चौथी योजना भी फेल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की थी। ये जो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सांकेतिक मुद्रा में अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, बरनी के अनुसार, फरिश्ता और बरनी दोनों इतिहासकार थे, धातु के सिक्के चलवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा भी दी है। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। अगला पॉइंट है इब्न बतूता की पुस्तक रेहला। इन सभी पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि रेहला किसकी पुस्तक थी, तो इब्न बतूता की पुस्तक थी। इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ पड़ता है आपका, अफ्रीका में पड़ता है। रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अलावा देखिए, कुछ पुराने राजाओं का भी इसने, विगत राजाओं का, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक एक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। चूँकि योग्य व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, इसलिए अन्य धर्मों का भी इसने सम्मान किया और कहा जाता है कि इसने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ में विचार विमर्श किया था। अगले पॉइंट में, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय चट्टा के निकट गोडाल में हो गई। तो कहा जाता है पाकिस्तान वर्तमान का एरिया, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। जैसे इसकी मृत्यु हुई तो इसके चचेरे भाई ने शासन को संभाला, जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक था। देखिए, जिस प्रकार से असफलताओं का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, उसी प्रकार सल्तनत काल का जो अकबर कहा जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी जानेंगे। कुछ बेसिक फैक्ट इसके जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी, हम्पी थी, ध्यान रखिएगा। और इसी समय महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बेहमद शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले पॉइंट में जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बंदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से, यानी कि ये कथन जो है थोड़ा अलग प्रकार से था
कि आखिरकार राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई। अगला पॉइंट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन, आप सुना होगा, अलाउद्दीन निजामुद्दीन औलिया जो थे, जो कि आपके दिल्ली में निजामुद्दीन स्टेशन भी है, हज़रत निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं के नाम पे स्टेशन भी है, उन्हीं का ये शिष्य था। कहा जाता है कि वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। इसके अलावा अभी तक जितने भी जो सुल्तान थे वो कभी भी इन मकबरों में नहीं गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदायूं में मीरन मुलहीन, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजुधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। इसके बाद अगला पॉइंट, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। ध्यान रखेंगे आप कि जो दिल्ली में जैसे ही इसकी मृत्यु हुई तो फिरोज शाह तुगलक राजा बना था। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई थी। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, खराज, खुम्स, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमानी शासक था, ये याद रखिएगा। अगले पॉइंट में देखिए, फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो कि उपज का 1/10 भाग था, यानी कि इस पर ज़्यादा बर्डन नहीं था जनता पर, इसीलिए इसने जनता का संपूर्ण मन जीत लिया था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने 300 नगरों की स्थापना की क्योंकि इसने बाजार व्यवस्था को बड़े तेजी से बढ़ाया था। कहा जाता है कि इसने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ऐसे प्रमुख नगरों की स्थापना की। कुछ नगर इसके जो है वर्तमान में पाकिस्तान में भी स्थित है। इसके शासनकाल में खिजराबाद, दोस्तों ये खिजराबाद था जिसमें अलाउद्दीन ने क्या किया था कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा था। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके बाद सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान खैरात। इसे दान विभाग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसने इनकी सहायता के लिए इस विभाग की स्थापना करवाई थी। इसके अलावा दीवान बंदगान इसने बनवाया था, यानी कि सल्तनत काल में सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 थी, फिरोज तुगलक के समय में थी। इसने दीवान बंदगान की स्थापना दासों की देखभाल के लिए बनाया था। इसने दारुल सफ़ा नाम का एक अस्पताल भी बनाया था जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज भी हुआ करता था। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फुतूहत फिरोज शाही की रचना की है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया था क्योंकि इसके प्रमुख इतिहासकार ये रहे। इसने ज्वालामुखी मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ही स्थित है, नगरकोट में, इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी विद्वान में आपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोज शाही के नाम से अनुवाद कराया था। बस फिनिश ही होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए जिसे अद्धाविक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज काल के समय में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम, जो कि कहाँ की राजधानी है दोस्तों, तो ये आप बताएंगे कि ये कहाँ की राजधानी है। जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालन तक ही रह गया और दोस्तों इसकी जो हत्या थी वो तैमूर लंग द्वारा कर दी गई थी और तैमूर लंग ने अपना संपूर्ण शासन जो भारत को जीता वो अपने सेनापति खिजर खां को दे दिया था
और खिज्र खान एक नए वंश की स्थापना की थी जिसे सैयद वंश के बारे में सैयद वंश के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे। कल हम सैयद और लोदी दोनों देख लेंगे, क्योंकि सैयद काफ़ी छोटा वंश रहा है, यानी कि खिलजी से थोड़ा बड़ा, लेकिन दूसरे नंबर में सबसे छोटा वंश माना जाता है। तो तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और अपने ही सेनापति को साम्राज्य देकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की या वंश की स्थापना की, जिसे सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मलिक सरवर का नाम ध्यान रखेंगे कि किस समय पे था, तो तुगलक वंश के समय में रहा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो है आज तुगलक वंश के बारे में देखा, और संपूर्ण जानकारी इसके लिए जो भी मन में क्वेश्चन हो वो कमेंट में आप कर दें या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या ग्रुप में आप डाल देंगे, तो उसी में मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जो है दे दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में पुनः, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।